अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 जो कि केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कस कर रहे हैं, उसका टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज बहुत सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं। हम एटम को क्या करते हैं, सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्फेरिकल है हमारे पास। आपने इससे पहले सर्कल के बारे में पढ़ा है कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास सर्कल है और ये इसका सेंटर पार्ट है। तो सेंटर पार्ट से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस लेंगे आप, ये रेडियस कहलाता है। तो हम जब सर्कल को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, जब हम सर्कल को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस का जो सेंटर पार्ट है वो थोड़ा सा यहां पर आता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मालूम करना चाहें, रेडियस मालूम करना चाहें, तो वो मेरे पास क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि सेम नहीं आता, चेंज होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक साइज को मुख्तलिफ जो हमारे पास एलिमेंट के एटम हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसा कि एटॉमिक रेडियाई, या हमारे पास है कोवेलेंट रेडियाई, या हम लेते हैं जी आयनिक रेडियाई। इस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हम साइज ऑफ एटम लेते हैं, ये एक सिंगल एटम के, कोई भी हमारे पास सिंगल एलिमेंट का एटम हो, अगर हमने उसका साइज को मालूम करना है कि इसका कितना साइज होगा, उसका रेडियस उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना स्मॉल रेडियस होगा उसका जो साइज है उतना स्मॉल होगा, जितना लार्ज रेडियस होगा उसका जो साइज है उतना लार्ज होगा। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स का अगर हम मिसाल के तौर पर रेडियाई मालूम करना चाहते हैं तो उसको हम लेते हैं एटॉमिक रेडियाई। यही डिफरेंस है हमारे पास एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई में। जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस आता है ये किसी सिंगल एलिमेंट के एटम का आता है। मिसाल के तौर पे किसी एक एटम का हमने मालूम करना हो, अगर मुख्तलिफ वेरियस एलिमेंट के एटम का रेडियाई मालूम करना हो तो उसको एक्सप्रेस करेंगे एटॉमिक रेडियाई में। तो ये डिफरेंशिएट आपने याद रखना है, एटॉमिक रेडियस एक एटम का होता है और एटॉमिक रेडियाई मोर देन वन एटम का होता है हमारे पास। दोबारा लिसन कर लें, एटॉमिक साइज बहुत फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका जो रिलेशन होता है वो एटॉमिक साइज से होता है। जैसे मिसाल के तौर पर रेडियस, एनर्जी, उसकी अट्रैक्शन, ये तमाम चीजें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं और वो इसके साइज के ऊपर होती हैं। हम अगर इसको स्फेरिकल कंसीडर करें, जो इसका रेडियाई है वो यकसा नहीं होता, उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है। इसलिए हम इसको मुख्तलिफ फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई या आयनिक रेडियाई की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई की सेंस में। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये न्यूक्लियस है और इसमें प्रोटॉन मौजूद है, और इस पार्ट को मैं क्या कर देता हूं, बोल्ड कर देता हूं। इसके सेंटर में मेरे पास, इसके सराउंडिंग में एक पार्ट है, यहां पर मिसाल के तौर पर इसके सराउंडिंग में ये पार्ट आ रहा है, इसको हम शेल कह रहे हैं। ये वो पाथ है, ये वो इलेक्ट्रॉनिक पाथ है जो हम मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक पाथ को हम जो ले रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉनिक पाथ ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसको हम शेल कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये जो सेंटर के अंदर बोल्ड पार्ट नजर आ रहा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, जो डेंसर है हमारे पास, हार्ड है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, और जिस सराउंडिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नजर आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, ये जो मैंने ब्लैक से इसको जो है ना फिल किया है, जिसकी कोई शार्प बाउंड्री, कोई मखसूस आपको डेफिनेट पोजीशन नजर नहीं आ रही है, तो इसको, इस पाथ को जिसमें इसमें ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इसको हम शेल का नाम दे रहे हैं। इसको हमने शेल का नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस बन रहा है, तो मैं दोबारा बता देता हूं, ये न्यूक्लियस है,
और ये सपोज, तो न्यूक्लियस से लेकर ये जो आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस बन रहा है इसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, इसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स रीजन ये है, ये एटॉमिक रेडियस तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का, सबसे बैरूनी शेल तक का जो डिस्टेंस है ये एटॉमिक रेडियाई है हमारे पास। लेकिन स्टूडेंट्स ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी एटम का हम एक्यूरेट और प्रिसाइज जो डिस्टेंस है वो मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट क्वेश्चन एक आएगा, व्हाई वी कैन नॉट डिटरमाइन, पता चला सकते हैं, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज साइज ऑफ एटम, कि एटम को साइज को हम एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो उसकी रीजन क्या है? तो स्टूडेंट्स अभी मैंने कहा कि न्यूक्लियस से लेकर बैरूनी शेल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम एटॉमिक रेडियाई कह रहे हैं, लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि पहला जो कि हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि साइज ऑफ एटम को हम एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसकी एक तो ये है कि क्या आपको इसकी मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रॉड है, अब मैं कहता हूं इसका डिस्टेंस कितना है, मैं कहता हूं यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस है, आप वाज़ेह तौर पे इसकी लेंथ को मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर न्यूक्लियस के बाहर ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको फैला हुआ नजर आ रहा है ये इनफिनिट है हमारे पास। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के बाहर आपको नजर आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये इनफिनिट पोजीशन पर है हमारे पास। किस पोजीशन पर है? इनफिनिट पोजीशन पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से लेकर अगर हम यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इनफिनिट है तो इसकी कोई शार्प बाउंड्री हमें मालूम नहीं है, हमारे पास कोई शार्प बाउंड्री इसकी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, तो इसकी कोई शार्प बाउंड्री हमें मालूम नहीं होती। जब आपके पास शार्प बाउंड्री नहीं आएगी, तो जब आपके पास एक लिमिटेड बाउंड्री नहीं होगी, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का बैरूनी शेल से जो डिस्टेंस होगा वही हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है। तो इसका मतलब है साइज ऑफ एटम को हम एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी कोई शार्प बाउंड्री हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एक मखसूस लिमिट नहीं है, वो इनफिनिट लिमिट पर मौजूद है हमारे पास न्यूक्लियस से। ये वाला जो फैलाव है ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का हमारे पास है, इसका मतलब ये पहला तो आ गया कि इसकी कोई शार्प बाउंड्री मौजूद नहीं होती। तो पहले हमारे पास आ गए नो शार्प बाउंड्री। कि जो हमारे पास एटम होता है उसकी कोई शार्प बाउंड्री मौजूद नहीं होती। दूसरा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टेड बाय नियर बाय एटम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टेड बाय नियर बाय एटम। इसका मतलब क्या है कि जब दो एटम को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो एक के जो सिमिलर चार्ज इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर सिमिलर चार्जेस हैं। जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है हमारे पास, ये भी इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं दो एटम को एक दूसरे के करीब लेकर आऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के जो रुझानात हैं, जो शेल के अंदर पाए जाने के रुझानात हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, रिपल्शन को शो करेंगे। रिपल्शन का मतलब इफेक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हैं, जो यानी कि वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन पर, उनकी रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये कुछ इस साइज में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है न्यूक्लियस यहां पर होगा और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमारे पास कहां चले जाएंगे, यहां पर एक तरफ चले जाएंगे और ये न्यूक्लियाई एक पॉइंट पर चला जाएंगे। और अब हम इसका डिस्टेंस अगर मालूम करें तो ये हमारे पास जो रेडियस मालूम करें ये क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसका मतलब है एक्यूरेट और प्रिसाइज। तो यहां से मालूम करें ये चेंज होगा, यहां से मालूम करें चेंज होगा, यहां से मालूम करें चेंज होगा। तो इसका मतलब है हम एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया कि शार्प बाउंड्री नहीं है। दूसरा पॉइंट ये आ गया
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के जो रुझानात हैं वो इफेक्टेड करते हैं नियर बाय एटम। जाहिर बात है एक एटम के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के रुझानात और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के रुझानात, जब हम इन दोनों को क्लोज टुगेदर करेंगे, करीब लेकर आएंगे, इनकी रिपल्शन होगी, यानी कि रिपल्शन का मतलब इफेक्ट होगा, जो असर हमें नजर आ रहा है वो रिपल्शन का इफेक्ट है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये स्फेरिकल में जाएगा और फिर हमारे पास अगर हम डिस्टेंस रेडियाई क्या होगा, वो यकसा नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, वो वेरी करेगा, तो साइज भी क्या करेगा, वेरी करेगा, यकसा साइज नहीं करेगा। क्यों, अभी मैंने बात की है, रेडियस जो है वो साइज के ऊपर इफेक्ट करता है, तो इसका मतलब ये है जब रेडियस इफेक्ट कर रहा है इसका, तो इसका मतलब है साइज भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से दूसरे का भी हमारे पास इसी फॉर्म में चला जाएगा। तीसरा ये है हमारे पास कंपाउंड टू कंपाउंड साइज चेंज होता है। बिल्कुल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड एटम से मिलकर बनेगा तो उसमें उसकी डेफिनेट रेशियो पाई जाएगी, जो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल की दूसरे कंपाउंड या मॉलिक्यूल से डिफरेंट होगी। जब ये, इसका मतलब ये है जब कंपाउंड टू कंपाउंड में एटम की रेशियो चेंज हो रही है, अपनी अपनी स्पेसिफाई है, मखसूस हो रही है, तो उनका जो एटॉमिक साइज है वो भी यकसा नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, वो भी चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स 3 पॉइंट आपने राइट करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम न्यूक्लियस से बैरून शेल तक का डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियाई लें, ये एक्यूरेट नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसका मतलब हम एक्यूरेट बिल्कुल वाज़ेह और सही तरीके से, प्रिसाइज और एक्यूरेट तरीके से मालूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पहला तो ये है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाला पाथ आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो इनफिनिट डिस्टेंस हम उसको लेते हैं, कोई शार्प बाउंड्री उसकी नहीं होती। जब शार्प बाउंड्री नहीं होगी तो एटॉमिक साइज को एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के जो रुझानात हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो एक है उसके एटम के आते हैं, जब दूसरे के करीब लेकर आएंगे उनमें क्या होगी, रिपल्शन का इफेक्ट होगा। यानी कि सिंपली कह सकते हैं, ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड बाय नियर बाय एटम। यानी कि एक एटम के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो रुझानात हैं, उन्हें करीब करने से उनमें रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है वो वेरी करेगा, सेम नहीं होगा, वो चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो एटॉमिक साइज भी जाहिर बात है चेंज होगा, एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं कर सकते। और तीसरा है कंपाउंड टू कंपाउंड साइज क्या होता है, चेंज होता है। कोई भी कंपाउंड है डेफिनेट रेशियो ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे आप कोई भी वाटर का कंपाउंड का फार्मूला देख लें, CO2 का देख लें, किसी का भी देख लें, कंपाउंड टू कंपाउंड क्या होता है, साइज चेंज होता है, तो उसका भी एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, तो फिर हम फिर इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, हम किस तरीके से हम एटॉमिक रेडियाई को एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट की क्या हमारे पास हम तकनीक इस्तेमाल करें कि हम ये कह सकें कि वाकई ये एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस से लेकर बैरूनी शेल तक का जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियाई है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियाई में करते क्या है, सपोज मेरे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, और ये मेरे पास दूसरा न्यूक्लियस है, ये एक और एटम आ जाता है। अब हम करते क्या है, जैसे कि आपको प्रीवियस टॉपिक में एनर्जेटिक का बॉन्ड फॉर्मेशन में बताया कि एटम जब भी बॉन्ड बनाते हैं वो एक खास कंप्रोमाइज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर आकर बनाते हैं, और वो न्यूक्लियाई से डिस्टेंस लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियाई से हम ये डिस्टेंस लेंगे, दो एटम का न्यूक्लियाई से डिस्टेंस लेते हैं इस तरीके से। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ गया, इसको आप कैपिटल आर भी कह सकते हैं या डी कह लें, आपकी अपनी मर्जी है, या आर भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप इसे कह लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहरहाल मैं इसको कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो स्टूडेंट्स या आर भी कह सकते हैं, चलें। अच्छा, ये हमारे पास क्या है कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, मेरे पास दोनों के न्यूक्लियाई से मैंने डिस्टेंस लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ये एक न्यूक्लियाई से दूसरा न्यूक्लियाई का डिस्टेंस लिया, और इसको हमने आर से जाहिर किया, कैपिटल आर से सपोज मैं इसको जाहिर कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये मैं क्या करता हूं, अगर मैं ये कह देता हूं कि ये न्यूक्लियाई से लेके यहां तक का डिस्टेंस, फिर ये न्यूक्लियाई से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इन दो हाफ को मैंने आपस में मिलाया, इन दो हाफ को अगर मैं आपस में मिलाता हूं
तो ये हाफ डिस्टेंस बन जाता है ना, हाफ डिस्टेंस बनेगा जब दो एटम को मैं केमिकली बॉन्डेड कर रहा हूं, जब दो एटम को मैं केमिकली बॉन्डेड कर रहा हूं, ये जो इनका हाफ हाफ डिस्टेंस बनेगा, तो इसका मतलब ये है अगर मैं इसका हाफ निकालना चाहूं तो ये हाफ प्लस हाफ है ना, सपोज हाफ ये होगा और हाफ ये होगा, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो फिर ही मेरे पास आर बन रहा है ना। सपोज मैं ये कहता हूं R1 और ये मैं क्या देता हूं R2, तो R कैसे आएगा, R1 प्लस R2 इन दोनों को, इसका मतलब है हाफ ये है हाफ ये है, तभी मेरे पास R बन रहा है। अगर मैं इसको सपोज मैं कहता हूं कि ये हमारे पास R आ जाता है, अगर मैं इस R का ले लेता हूं हाफ, हाफ कैसे लेंगे, R बाय 2, 2 से डिवाइड कर दें, कंप्लीट डिस्टेंस को क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, और ये मेरे पास क्या आ जाता है जी, एटॉमिक रेडियाई आ जाता है। ये क्या आ जाता है, एटॉमिक रेडियाई। तो इसका मतलब है जब दो एटम को केमिकली बॉन्डेड बनते हैं, जब दो एटम को कोवेलेंटली बॉन्डेड करते हैं, हम केमिकली तौर पर कोवेलेंटली बॉन्डेड करते हैं, ये जो हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ, ये कौन सी बॉन्ड लेंथ बनी है, अभी हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ बनी है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई की फॉर्म में लेते हैं। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि फिर हम इसको क्या किस एक और तरीके से कह सकते हैं, ये एवरेज डिस्टेंस बना है। क्या बना है ये, एवरेज डिस्टेंस। देखें ये न्यूक्लियस से और बैरूनी शेल के दरमियान, तो इसका मतलब ये हुआ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल, या आप इसको आउटर की जगह पर वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, इसका क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियाई कहलाता है। तो हम इसका एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ, जब कंप्लीट करेंगे तो ये एक सिंगल बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। ये जो दो एटम को जब भी केमिकली बॉन्डेड करते हैं, उनके दो न्यूक्लियाई से जो डिस्टेंस बनता है, जिसको सिंगल बॉन्ड लेंथ कह रहे हैं, जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बनेगा, उसको 2 से डिवाइड करें तो उसका एटॉमिक रेडियाई आ जाएगा। दूसरे मायनों में आपने एवरेज डिस्टेंस लिया है किसके दरमियान, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पहला है, इसको आप R1 कह लें, ये दूसरा है, इसको हम क्या कह लेते हैं, R2। तो इसका मतलब ये हुआ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहां से लेके यहां तक एक डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक दूसरा डिस्टेंस। तो ये एवरेज डिस्टेंस को अब एक और आ जाता है, सपोज मिसाल के तौर पर, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, R3 आ गया है। तो ये एवरेज डिस्टेंस हम लेते हैं न्यूक्लियस से बैरूनी शेल तक का कैलकुलेट करते हैं। जैसे न्यूक्लियस से पहले शेल का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, तो हमने तो न्यूक्लियस से बैरूनी शेल का देखना है ना, तो एवरेज लेंगे ना, एवरेज का मतलब इन सबको मिलाएंगे, ये तो एवरेज डिस्टेंस हम लेंगे न्यूक्लियस से बैरूनी शेल तक का, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। और ये एक्यूरेट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, नहीं, एवरेज डिस्टेंस लेना है आपने, क्या लेना है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। तो स्टूडेंट्स एक मर्तबा दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि जब दो एटम को केमिकली कोवेलेंटली बॉन्डेड करते हैं, दो न्यूक्लियाई को आपस में मिलाते हैं, तो इनमें जो कंप्रोमाइज डिस्टेंस बनता है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कह रहे थे, ये आधा आधा दोनों को मिलाकर बनता है। तो इसका मतलब है अगर हम इस कंप्लीट का हाफ लेना चाहे तो 2 से डिवाइड करेंगे तभी हाफ बनेगा ना, इसे हम कहते हैं हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ। द हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ, जब दो एटम को कोवेलेंटली बॉन्डेड करते हैं, इसको आप एटॉमिक रेडियाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये जो हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ, हाफ R/2 एटॉमिक रेडियाई, इनके हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ, ये जो हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ आपको हासिल हुई है, हाफ और हाफ, जब दो एटम को कोवेलेंटली बॉन्डेड किया केमिकली तौर पर आपने, तो इसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। दूसरे मायनों में ये एवरेज डिस्टेंस है न्यूक्लियस से बैरूनी शेल तक का, हमारे पास एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो हम ये कहते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और
आउटर मोस्ट शेल के दरमियान या वैलेंस शेल के दरमियान जो होगा वो एटॉमिक रेडियाई है। जैसे मैंने अभी बात की है कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ तक 1 है, ये 2 है, 3 है, जो एवरी डिस्टेंस इन सबको मिलाकर बैरोनीय शेल तक का बनेगा, यही हमारे पास हम क्या लेते हैं, एटॉमिक रेडियाई के सेंस में इसको एक्सप्रेस करते हैं। रेडियाई का मतलब भी यही होता है कि एक मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम का एक्सप्रेस करना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कंप्लीट जो बॉन्ड लेंथ बनती है, ये वाली कंप्लीट, सपोज मैं कहता हूं ये हाइड्रोजन है मेरे पास, ये H2 की, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो हमारे पास बनी है वो मेरे पास आ गया 75.4 पिकोमीटर हमारे पास बन गई है मिसाल के तौर पर। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसका एटॉमिक रेडियस मालूम करूंगा, सपोज ये तो मेरे पास R आ गया ना कंप्लीट, ये तो कंप्लीट आई है, ये जो अच्छा स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास ये है, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस बन रहा है जिसको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस यानी कि जो पूरी एक ये जो बॉन्ड लेंथ है हमारे पास जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है, अगर हम इसका एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का निकालना चाहें कैसे करेंगे, तो 75 पॉइंट, जैसे R हमारे पास आता है, ये हाइड्रोजन है, R आता है 75.4 पिकोमीटर, तो इसको हमने हाफ लेना है ना हाइड्रोजन का। अगर एटॉमिक रेडियस मालूम करेंगे तो ये हम इसको स्मॉल r से जाहिर करते हैं एटॉमिक रेडियस को हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन का हम मालूम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है 75.5 पिकोमीटर जो डिस्टेंस का यूनिट है, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू होती है रेडियस की, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ये 2 से, और ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 37.7 पिकोमीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.7 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मालूम करते हैं, तो फिर ये एवरेज डिस्टेंस बन जाएगा ये वाला न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, ये हाफ सिंगल बॉन्ड लेंथ आ जाएगी तो हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब हम इसका किस मेथड के जरिए हम इसको मालूम करते हैं, उस मेथड का क्या नाम होगा हमारे पास, और वो किस मेथड के जरिए स्टूडेंट्स हम इसको मालूम कर सकते हैं, हम उसके मेथड का नाम लिख रहे हैं या आपने याद रखना है, एमसीक्यूज का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मेथड बताएं जिसके जरिए हम एटॉमिक रेडियस को करते हैं, वो है एक्स-रे डायफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इस मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस को मालूम करते हैं। वैसे कंसेप्ट बता रहा हूं लेकिन आपने सिर्फ मेथड का नाम याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की बम्बारमेंट की जाती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होते हैं, आफ्टर सम टाइम बाद वो डी एक्साइटेड होते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की रेस को क्या करते हैं, वो मिशन करते हैं, और इस कंडीशन में वो हमारे पास इंटीरियर पार्ट का हमारे पास नॉलेज देती हैं और उससे हमें एटॉमिक रेडियस का पता लग जाता है। इस मेथड के जरिए हम एक्स-रे डायफ्रैक्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के जरिए हम एटॉमिक रेडियस को मालूम करते हैं। अच्छा यूनिट्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट्स जो है हम इसके पिकोमीटर या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉन, ये तमाम स्मॉलर, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बहुत स्मॉलर क्वांटिटी होती है इसलिए हम इसको स्मॉलर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉन में। ये तमाम पता है कि एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के होता है, और नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के होता है, और एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर के होता है, और सबसे जो स्मॉलर यूनिट्स है वो 10⁻12 मीटर में आ रहा है, तो ज्यादातर प्रायोरिटी हम 10⁻12 यानी कि पिकोमीटर में देते हैं। आप स्टूडेंट्स हम फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस के ऊपर इफेक्ट करेंगे। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जो हमारे पास हम फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, राइट द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट ऑन एटॉमिक रेडियस, राइट द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट, जो इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर करते हैं, एटॉमिक रेडियस के ऊपर, ऑन एटॉमिक रेडियस। उन फैक्टर का नाम राइट करें जी। तो पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है उसको हम ले लेते हैं एटॉमिक नंबर, या इसको प्रोटॉन नंबर भी ले लेते हैं। दूसरा जो फैक्टर आता है हमारे पास
न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, या जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तीसरा फैक्टर हमारे पास आता है शील्डिंग इफेक्ट, जिसका दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। और चौथा आ जाता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। एटॉमिक नंबर तो पता ही है आपको कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। आपको पता है कि एटम का अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाए तो साइज उसका बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि न्यूक्लियस की बैरूनी शेल से अट्रैक्शन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं अभी। और नेचर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब ये है कि जो हमारे पास सब शेल आ रहे हैं, जो हम ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, उन वो किस नेचर के आ रहे हैं, स्मॉलर, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है या कम है। जैसे हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन सी हैं, एस है, पी है, डी है, एफ है। आया कि ये देखते हैं कि एस और पी इन्वॉल्वमेंट है, डी है, एफ है। जितने ज्यादा ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी, साइज उतना उसका जो हमारे पास एटम का साइज है वो उतना बड़ा होता जाएगा। तो जो रेडियस है वो साइज पे डिपेंड करता है, जब साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले शील्डिंग इफेक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड हो जाना, रुकावट आ जाना किसी चीज की। ये मेरे पास है न्यूक्लियस, सपोज इसके सराउंडिंग में शेल है, इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो एवरी डिस्टेंस हम लेते हैं न्यूक्लियस से। एटॉमिक रेडियस भी हमने कहा है कि ये सपोज R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4। एवरी डिस्टेंस न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल हम लेते हैं। तो जब हम न्यूक्लियस से जो एवरी डिस्टेंस जब हम न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का लेंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूं R, तो R किस तरह बना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। तो ये सबको मिलाने से बना है ना R। ये एवरी डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल। तो इसके अंदर में अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन भी तो आ रहे हैं ना। और ये जो न्यूक्लियस की बैरूनी शेल से जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस की बैरूनी शेल से जो अट्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना बैरूनी शेल से, ये सबसे वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल एक ही चीज का नाम है। सबसे बैरूनी शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो न्यूक्लियस की जो वैलेंस शेल से या आउटर मोस्ट शेल से जो अट्रैक्शन होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन। यह इसका दूसरा नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह क्या नाम है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल से जो अट्रैक्शन है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट पैरामीटर है। तो अगर अंदर के शेल जितने ज्यादा होते जाएंगे, अंदर के शेल, इनर मोस्ट शेल, अंदर के शेल, इनर मोस्ट शेल जितने ज्यादा होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ते जाएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की जो रुकावटें हैं, जो शील्ड हैं, वो ज्यादा होती जाएगी। और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में न्यूक्लियस की बैरूनी शेल से जो अट्रैक्शन है, उसके अंदर कमी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर देखिए, एक रुकावट आ गई, एक शील्ड आ गई, ये दूसरी शील्ड आ गई। यहां पर कितने, ये पहली शील्ड, ये दूसरी शील्ड और ये तीसरी शील्ड। तो इसका मतलब ये तीन शील्ड के बाद बैरूनी शेल की जब अट्रैक्शन रहेगी, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इंटरवीनिंग या इंटरप्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम, इंटरवीनिंग, या इसका दूसरा नाम है इंटरप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमारे पास अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरवेनिंग या इंटरप्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन है, जिसको मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह रहा हूं बैरूनी शेल से, वो क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। उसका मतलब उसमें डिप्लेशन हो जाती है। तो ये जो डिप्लेशन होती है, द डिप्लेशन किसमें हो रही है,
इन न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन, किसकी वजह से? ड्यू टू इंटरवीनिंग या इंटरप्टिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन में कमी का वाकया होना अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कहलाता है? शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। और इसका दूसरा नाम है जी स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है जी? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं? जी इफेक्ट। जी इफेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पर इफेक्ट हो रहा है ना। जी का मतलब एटॉमिक नंबर को हम Z से जाहिर करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसी की अट्रैक्शन, क्योंकि जाहिर बात है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, इसलिए जी इफेक्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये शील्डिंग इफेक्ट का कंसेप्ट है जो कि एटॉमिक रेडियस के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा होता है। मैंने अलग से आपको समझाया कि शील्डिंग इफेक्ट है क्या, कि न्यूक्लियस की बैरनी शेल से जो अट्रैक्शन है उसको हम न्यूक्लियस चार्ज अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते जाएंगे, अंदर के शेल इनर मोस्ट शेल जितने ज्यादा होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो शील्ड है उसकी जो रुकावट है, उसका जो बैरियर है उतना ज्यादा बनता जाएगा, और उसकी वजह से डिप्लेशन आ जाएगी न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन में इस इंटरवेनिंग या इंटरप्टिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या जी इफेक्ट भी कहते हैं। अब हम स्टूडेंट्स एक ये 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि ये फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे और एटॉमिक रेडियस को हम पीरियड में डिस्कस करेंगे। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई एटॉमिक रेडियस increase in a group when we move top to bottom। कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्यों डिक्रीज होता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ग्रुप होते हैं वो हमें पता है कि ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन आती हैं, ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में भी, कि वर्टिकल लाइन जो होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन है, अमूदी लाइनें हैं, उन्हें हम ग्रुप कहते हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट ग्रुप है। अगर इसके हम एलिमेंट की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आ जाता है हमारे पास। तो इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37 और ये 55 और ये 87 हमारे पास आ जाता है। तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले मैंने पैरामीटर बताया था एटॉमिक नंबर का। तो इनके एटॉमिक नंबर ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप इसका पहले का 3, फिर 11, फिर 19, 37, 55, ये तमाम ग्रुप का क्राइटेरिया यही होगा। मैं एग्जांपल किसको बेस बनाकर दे रहा हूं, फर्स्ट ए को, बेशक आप जिस मर्जी ग्रुप का ले लें, क्राइटेरिया यही बनेगा सेम। तो जब इसका मतलब ये हुआ, जब टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे तो पहला जो पैरामीटर था एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ये इंक्रीज भी रेगुलर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कैसे हो रहा है? इररेगुलर वे में, यानी कि रेगुलर वे में नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है इन पहला क्या हो रहा है? इंक्रीज एटॉमिक नंबर, और वो भी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? नॉट रेगुलर वे, नॉट रेगुलर वे, रेगुलर वे में नहीं हो रहा है। रेगुलर रास्ते, इसका जो पाथ है वो रेगुलर नहीं बन रहा है एटॉमिक नंबर का, या इररेगुलर भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस वे, या क्या कह सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस वे भी कह सकते हैं, या डिसकंटिन्यूअस वे में होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर जब इररेगुलर वे में होगा, डिसकंटिन्यूअस वे में होगा, इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा हमारे पास? उससे ये होगा कि एडिशन ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम लिथियम का ले लेते हैं, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन,
अब हम सोडियम का ले रहे हैं, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद फिर ये आ गए। अब यहां पर कितने आ गए हमारे पास, पहले शेल में, सॉरी इधर में गलत लिख दिया थोड़ा सा, पहले शेल में कितने आ गए जी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, और फिर कितने आ गए 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम का आ गया। अच्छा अब सोडियम का देख लिया है हमने, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये देखें इसका साइज इसके साइज से बड़ा हो गया, क्यों, इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 4 5 6, तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ शेल होते जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे। जब एडिशन ऑफ शेल होते जाएंगे, जब एटॉमिक नंबर रेगुलर इरेगुलर वे में बढ़ेगा तो एडिशन ऑफ शेल होते जा रहे हैं। अब अगले का ले लेते हैं हम सोडियम, मिसाल के पोटाशियम का ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास, और इसका साइज देखें ये इतना बड़ा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए हैं, और फिर हमारे 19 बनता है ना इसका पोटाशियम का हमारे पास, तो आगे 8 और फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 1। अब इसका साइज देख लें और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, क्यों, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है इन अंदर के, क्योंकि जब इसका मतलब ये हुआ जब साइज बढ़ेगा इरेगुलर वे में, डिसकंटिन्यूअस वे में, एडिशन ऑफ शेल होते जाएंगे, शेल में इजाफा होता जाएगा। जब शेल में इजाफा होगा तो अंदर के जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, शील्ड क्रिएट करेंगे, बैरियर क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन है, उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। और वही क्या है, इसका मतलब है जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी वाक़या होती है, शील्ड उतनी ज्यादा होती है, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शील्डिंग इफेक्ट जितनी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम, शील्डिंग इफेक्ट जितना कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा। इसका मतलब है जब एडिशन ऑफ शेल होगा तो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन उतने बढ़ते जाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब दूसरा हमें न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन जो बैरोनी शेल से है हमारे पास, वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या क्या होगा, हमारे पास जो साइज है हमारे पास वो बढ़ता जा रहा है। जब साइज बढ़ेगा तो एवरेज डिस्टेंस, जो एवरेज डिस्टेंस लेंगे न्यूक्लियस से बैरोनी शेल, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यही तो बात है कि इसका मतलब है साइज एडिशन ऑफ शेल है, न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन कमजोर है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है, और साइज किसके ऊपर इफेक्ट करता है, रेडियस के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैलता जा रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है, फैला होता जा रहा है, और जब साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। तो स्टूडेंट्स दोबारा लिसन कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टॉप से बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इरेगुलर वे में, डिसकंटिन्यूअस वे में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एडिशन ऑफ शेल होते जाते हैं। एडिशन ऑफ शेल की वजह से अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल के, वो क्या करते हैं, शील्ड क्रिएट करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियस की बैरोनी शेल से जो अट्रैक्शन है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं, इसमें डिप्लेशन आ जाएगी। इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा, और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा स्टूडेंट्स जैसे कि हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसका फर्दर पार्ट है, उसी का एक टॉपिक आएगा, शार्ट क्वेश्चन के तौर पर ये बनेगा, कि जो कि मैं कंटिन्यू किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, उसी को रिपीट करके आगे चलते हैं कि व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन अ पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब आप किसी भी यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि पीरियड होता क्या है, ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन्हें, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास, ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं हमारे पास, इन्हें हम पीरियड कहते हैं। तो जैसे जैसे पहला पीरियड है, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, फिर जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं, और ये 2 है, तो इसका मतलब ये है कि पहला फैक्टर एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर था। तो एटॉमिक नंबर रेगुलर वे में इंक्रीज हो रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस वे में, एक बाकायदा तरतीब से इंक्रीज हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की करूंगा तो बैरोनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है। इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन,
तो इसका मतलब ये हुआ एडिशन ऑफ शेल नहीं हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए प्लस चार्ज यहाँ मैंने छोटा लिखा है। न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन यहाँ थोड़ी कमजोर है, यहाँ उससे ज्यादा है, यहाँ उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ शेल नहीं होंगे, लेकिन वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो यहां से न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। जब प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, और एटम कंट्रैक्ट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साइज कम हो जाएगा, और साइज रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, दो तरह के हमारे पास एटॉमिक रेडियस आते हैं। एक हमारे पास एटॉमिक रेडियस सॉरी जो पीरियड में हो रहे हैं, ये जो पीरियड है हमारे पास, इसमें दो तरह के पीरियड होते हैं, एक होता है शॉर्ट पीरियड और एक होता है मेरे पास लॉन्ग पीरियड। अब जो शॉर्ट पीरियड है इसमें भी, अब जाहिर बात है रेडियस तो पीरियड में डिक्रीज ही होता है, लेकिन इसमें कैसे डिक्रीज होता है, रैपिड डिक्रीज होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इसमें जो शेल के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हम इंटरवेइंग या इंटरप्टिंग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, वो ज्यादा शील्ड क्रिएट नहीं करते, ज्यादा इंटरप्ट नहीं करते, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल से बहुत स्ट्रांग होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है वो क्या कर जाता है, कंट्रैक्ट कर जाता है, सुकड़ जाता है, हमारे पास एटम का साइज और रेडियस बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। और लॉन्गर, इसकी बरक्स जो लॉन्गर पीरियड है हमारे पास, इसमें भी डिक्रीज तो रहता है, लेकिन ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन लॉन्गर पीरियड। किसकी वजह से होता है जी ऐसा लॉन्गर पीरियड में ग्रेजुअली जो डिक्रीज हो रहा है हमारे पास लॉन्गर पीरियड के अंदर, किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंटरवीनिंग, या इसका दूसरा नाम है इंटरप्टिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से एक तो ये होता है, और दूसरा हायर ऑर्बिटल की वजह से, ड्यू टू हायर ऑर्बिटल की वजह से। हायर ऑर्बिटल क्या मतलब, यानी कि जो हमारे पास s और p के अलावा जिसमें d भी आ जाए या f भी आ जाए, हमारे पास ऑर्बिटल हमारे पास कितनी है, s p d f। अगर सपोज इन्वॉल्वमेंट है s की या p की, तो वो हमारे पास सपोज शॉर्ट पीरियड में अगर d भी आ जाए उसके अंदर और f भी आ जाए हमारे पास, या d इन्वॉल्वमेंट हो जाए, f हो जाए, तो जो उसका जो साइज है मेरे पास वो क्या होता जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इंटरविंग इलेक्ट्रॉन, अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ेंगे, ज्यादा शील्ड क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ी सी कम क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब वो डिक्रीज तो करेगी, अट्रैक्ट तो करेगी, लेकिन इतनी स्ट्रांगली नहीं करेगी जितना कि शॉर्टर पीरियड में कर रही है। तो ये जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज का इन लॉन्गर पीरियड में, किसकी वजह से, इंटरवेनिंग या इंटरप्टिव, अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से और हायर ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है क्या, तो आपने बताना है कि एटॉमिक के पीरियड में एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज तो होता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में ग्रेजुअली डिक्रीज होना एटॉमिक रेडियस का, सॉरी यहां पर रेडियस लिखना भूल गया, ग्रेजुअली डिक्रीज होना एटॉमिक रेडियस का इन लॉन्गर पीरियड में, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरवेन या इंटरप्टेड इलेक्ट्रॉन की वजह से और हायर ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। इसको हम कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। लैंथेनाइड यानी कि लैंथेनाइड एक सीरीज का नाम है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हमारे पास आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो सबसे एंड पर जो बॉटम हमारे पास मौजूद होती है, वहां लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आ जाती है, जिसमें एफ ब्लॉक की इन्वॉल्वमेंट्स होती है, तो हायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। साइज बड़ा होने की वजह से इंटरवेन या इंटरप्टेड इलेक्ट्रॉन शील्ड क्रिएट करते हैं, किसके लिए,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जो न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन के लिए जो न्यूक्लियस की बैरोनिक शेल से मौजूद है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है इसका ये बनता है। तो स्टूडेंट्स ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो उम्मीद है आपको एटॉमिक रेडियस का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज।